हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बताया था। साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि से भी अवगत कराया था, जिसमें मैं 1935 से लेकर 1947 तक की समस्त घटनाओं को बताया था, समस्त घटनाओं का विवरण दिया था। जैसे लिन गो प्रस्ताव, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, वावेल प्रस्ताव, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का निर्माण, इन सब से अवगत कराते हुए मैं आप लोगों को जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना थी और माउंटबेटन योजना के अकॉर्डिंग ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, उस सभी तथ्यों से मैंने आप लोगों को अवगत करा दिया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारतीय संविधान का निर्माण, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 379 सदस्यीय संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें कि 292 यह ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 जो थे वह देशी रियासतों से थे और चार जो थे वह चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। यह चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान और दिल्ली, यह चीफ कमिश्नर प्रांत थे। और कुल मिलाकर सीटों की संख्या कितनी हो गई थी? 389 थी। और इसके लिए जुलाई अगस्त में संविधान सभा का निर्वाचन होता है और संविधान सभा का फिर गठन हो जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो संविधान सभा के गठन को मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। इस वीडियो में भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता है, इन सब बातों से अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण की तरफ। जैसा कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था और इस संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 के विभाजन के पश्चात इन सीटों में कमी आ गई थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाक का बंटवारा हुआ था, जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत के कुछ हिस्सों को काटकर पाकिस्तान बनाया गया था, जैसे सिंध, बलूचिस्तान और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, पूर्वी बंगाल, इनको लेकर पाकिस्तान बनाया गया था। साथ ही साथ असम का सिलहट जिला भी था, जहां जनमत संग्रह के द्वारा सिलहट को बंगाल में मिला दिया जाता है, यानी पाकिस्तान में मिला दिया जाता है। तो 1947 में जब भारत और पाक का बंटवारा होता है, तो बंटवारे के पश्चात दोनों देशों का अलग अलग संविधान बनता है, दोनों देशों का अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो जब बंटवारा हुआ था, तो बंटवारे के पश्चात जो सीटों की संख्या थी वह 299 हो गई थी, जिसमें 229 सीट जो थी वह प्रांतों की सीटें थी, विधानसभाओं की सीटें थी, और जो 70 थी वह देशी रियासतों की सीटें थी। इस तरह से 299 सीट रह जाती है। यह स्थिति होती है 15 अगस्त 1947 तक। संविधान सभा या संविधान निर्माती सभा में सीटों की संख्या कितनी रह जाती है? 299। फिर बाद में चुनाव कराए जाते हैं, और जब बाद में चुनाव कराए जाते हैं 324 सीटें हो जाती हैं, 324 सीटें हो जाती हैं या 324 सदस्य हो जाते हैं। तो 324 सदस्य हो जाते हैं संविधान सभा में। तो 1947 के पश्चात संविधान सभा में 324 सदस्य हो जाते हैं और फिर बैठक आयोजित की जाती है। संविधान सभा का गठन होने के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में आयोजित की जाती है। दिल्ली में इसकी प्रथम बैठक कहां होती है? दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होती है। दिल्ली में संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में आयोजित की जाती है। पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की प्रथम बैठक, फर्स्ट मीटिंग प्रथम बैठक दिल्ली में
काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में आयोजित की जाती है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है और इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इसके पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है और हरेंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना जाता है। हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना जाता है। ये होते हैं उपाध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं अध्यक्ष। यह क्या होते हैं? अध्यक्ष। तो संविधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता है 11 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। किसको? बी.एन. राव को। यानी कि सबसे पहले संविधान बनाने का जिम्मा किसको दिया गया था? बेनेगल नरसिंह राव। बी.एन. राव बेनेगल नरसिंह राव को दिया गया था। हालांकि इस संविधान सभा की बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। शुरू में 1946 में जो 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है उसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार करती है क्योंकि उसको अलग से पाकिस्तान चाहिए था, जिसका विवरण मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं। लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमान थे जिन्होंने संविधान सभा की बैठक में भाग लिया था। यानी कि मुस्लिम लीग के अलावा कुछ ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमान भी थे जिन्होंने भारतीय संविधान सभा की बैठक में भाग लिया था। और इसके पश्चात 13 दिसंबर जब संविधान सभा की बैठक शुरू हो जाती है तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। क्या पारित हो जाता है? यह उद्देश्य प्रस्ताव जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं, यह 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। अब जब 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसके पश्चात संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में अनेक प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं। इन समितियों का कार्य होता है विविध विषयों पर चर्चा करना, परिचर्चा करना, विश्लेषण करना, पर्यवेक्षण करना और पर्यवेक्षण करने के पश्चात या विश्लेषण करने के पश्चात संविधान का प्रारूप तैयार करना। यानी कि संविधान बनाने का जिम्मा कई समितियों को दे दिया गया था। कई विषय बांट दिए गए थे। यह विषय प्रत्येक समिति को सौंप दिए गए थे। संविधान सभा में 2 प्रकार की समितियां थी। पहली समिति होती है प्रक्रिया संबंधी समिति। प्रक्रिया संबंधी समिति और दूसरी समिति होती है विषय संबंधी समिति। प्रक्रिया संबंधी समिति और विषय संबंधित समिति, यह 2 प्रकार की समितियां होती हैं हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत। यह प्रक्रिया संबंधी समिति क्या है? प्रक्रिया संबंधी समिति का संबंध संविधान निर्माण की प्रक्रियाओं से था। यानी कि प्रक्रिया, इनको प्रोसेस फॉलो करना था या संसाधन जुटाने थे संविधान के निर्माण के लिए। संविधान के निर्माण के लिए इनको संसाधन जुटाने थे या अन्य समितियों की सहायता करनी थी, जैसे कि प्रक्रिया नियम समिति, अधिकार समिति, सभा समिति, परिचालन समिति, हिंदी व उर्दू अनुवाद समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, प्रेस दीर्घा समिति, कार्य समिति। ये विभिन्न प्रकार की समितियां होती है। इनका संबंध संविधान निर्माण की प्रक्रियाओं से था। वहीं दूसरी समिति जो होती है विषय संबंधी समिति होती है। यह जो विषय संबंधी समिति होती है, इस विषय संबंधी समिति का संबंध संविधान निर्माण के विषयों से था। विभिन्न विषय थे संविधान में और इन समितियों के द्वारा विविध विषयों पर चर्चा करनी थी। यानी कि संविधान के अंतर्गत किन किन विषयों को शामिल किया जाए, कहां से संविधान लिया जाए और किन किन प्रावधानों को शामिल किया जाए और किन किन प्रावधानों को शामिल किया जाए, इनके लिए विभिन्न प्रकार की कमेटी संविधान सभा में बना दी गई थी।
और यह जो कमेटी थी विभिन्न प्रकार की कमेटी थी और हर कमेटी का एक अध्यक्ष था, जैसे कि संघ संविधान समिति, जैसे संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जेएल नेहरू। इसी तरह से प्रांतीय विधान समिति, प्रांतीय विधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी तरह से विभिन्न समितियां बनाई गई थी, जैसे मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चौथा, प्रारूप समिति, यह प्रारूप समिति जो थी यह सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। प्रारूप समिति यह बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर थे इसके अध्यक्ष। और इसके अलावा इसमें 6 सदस्य थे, 6 अन्य सदस्य थे। इसी तरह से देशी रियासत समझौता समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संचालन समिति, नियम समिति, संचालन समिति, नियम समिति, झंडा समिति, इन सबके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। इसी तरह से मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति, इसके अध्यक्ष यश वारदाचार्यार थे, इसके अध्यक्ष यश वारदाचार्यार थे। इसी तरह से राज्य समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो हमारे संविधान सभा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कमेटियां बनी, उस कमेटी का एक अध्यक्ष बने, उस कमेटी में एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया, बाकी को सदस्य बनाया गया। यानी कि संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वह किसी न किसी कमेटी के सदस्य ही थे, क्योंकि विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई थी। तो इस तरह से संविधान बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कमेटी बनाई जाती है और और विभिन्न प्रकार की कमेटी बनाई जाती है और बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है और संविधान बनाने का जिम्मा सर्वप्रथम बेनेगल नरसिंह राव को ही दिया जाता है। बेनेगल नरसिंह राव संविधान का पहला प्रारूप तैयार करते हैं। बेनेगल नरसिंह राव ये पहला प्रारूप तैयार करते हैं संविधान का, पहला प्रारूप। यह करीब 60 देशों के संविधानों से संकलन करते हैं और विभिन्न देशों में जाते हैं। इनको विभिन्न देशों की यात्रा पर भेजा जाता है, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह, कनाडा, विभिन्न देशों की यात्रा पर भेजा जाता है और विभिन्न देशों के संविधानों से संकलन करके यह एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक संविधान संबंधी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट को संविधान सभा के समक्ष 1947 में रख देते हैं। 1947 के अंत तक रख देते हैं, 1947 के अंत तक रख देते हैं। और यह जो पहला प्रारूप होता है जो बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा तैयार किया गया था, इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद होते हैं, 243 अनुच्छेद होते हैं और 13 अनुसूचियां थी। संविधान के प्रथम प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां होती हैं। इस तरह से 1947 के अंत तक भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप बनकर तैयार हो जाता है। और जब संविधान का पहला प्रारूप बनकर तैयार हो जाता है जिसमें 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां होती हैं, तो इसी प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, जिसको हम प्रारूप समिति कहते हैं या ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। और फिर बेनेगल नरसिंह राव के इस संविधान को, इस प्रारूप को किसको सौंप दिया जाता है? किसको सौंप दिया जाता है? प्रारूप समिति को सौंप दिया जाता है। और प्रारूप समिति के जितने सदस्य होते हैं, बी आर अम्बेडकर और भी विभिन्न सदस्य होते हैं, जैसे कि पहले सदस्य होते हैं एन गोपाला स्वामी आयंकर, दूसरे सदस्य होते हैं के.एम. मुंशी, तीसरे सदस्य होते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और चौथे सदस्य होते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पांचवें सदस्य होते हैं बी.एल. मित्र। लेकिन बी.एल. मित्र इस प्रारूप समिति से त्यागपत्र दे देते हैं और उनके स्थान पर आ जाते हैं एन माधवन। इसी तरह से डी.पी. खेतान, छठवें सदस्य होते हैं डी.पी. खेतान, जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिनकी बाद में मृत्यु हो जाती है और डी.पी. खेतान का स्थान ले लेते हैं टी.टी. कृष्णामाचारी। तो इस तरह से संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य होते हैं। अंबेडकर सहित कुल
7 सदस्य होते हैं। और यही प्रारूप समिति संविधान के प्रारूप पर, संविधान के प्रथम प्रारूप पर विचार विमर्श करती है, उसको तैयार करती है और संशोधित प्रारूप में, यानी कि इसको संशोधित करके वह 26 अक्टूबर 1948 को यह संविधान सभा के समक्ष रखती है। संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर देती है। ये जो प्रारूप समिति होती है, ये प्रारूप समिति इस पर विचार विमर्श करती है, चर्चा करती है, विभिन्न संशोधन करती है और संशोधन करके 26 अक्टूबर 1948 को यह संविधान सभा के पटल पर रख देती है। और ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संशोधित प्रारूप होता है, इस संशोधित प्रारूप में 315 अनुच्छेद होते हैं। इस संशोधित प्रारूप में 315 अनुच्छेद होते हैं और 8 अनुसूचियां होती है। 8 अनुसूचियां होती हैं, शेड्यूल होती हैं। और इसके प्रारूप को प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत संविधान को विभिन्न सदस्यों में बांटा जाता है, विभिन्न सदस्यों में वितरित किया जाता है। इसकी प्रतियां विभिन्न सदस्यों में दी जाती है और फिर संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चलता है। प्रथम वाचन, संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से, संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चलता है। और द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। यानी कि प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन, 2 वाचन संपन्न होते हैं 17 अक्टूबर 1949 तक। और इस दोनों वाचन में संविधान पर विस्तृत चर्चा की जाती है, परिचर्चा की जाती है, एक एक अनुच्छेदों पर चर्चा की जाती है, व्यापक विचार विमर्श किया जाता है। फिर इस पर संशोधन प्रस्ताव आते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से संविधान के ऊपर संशोधन प्रस्ताव आते हैं, संविधान से संबंधित संशोधन प्रस्ताव आते हैं और संशोधन प्रस्तावों की कुल संख्या करीब 7635 इतने होती है। संशोधन यानी कि संविधान को संशोधन करने के लिए प्रस्ताव आता है, संशोधन प्रस्ताव आते हैं। 2473 प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जाता है। यानी कि विभिन्न संशोधन संबंधी प्रस्ताव देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं और फिर उन प्रस्तावों पर, उन संशोधन संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है और उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं 2473 इन्हीं प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है। और सभी अनुच्छेदों पर चर्चा करने के पश्चात संविधान सभा के बहुमत के द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया जाता है। फिर संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर, तीसरा वाचन इसका 14 नवंबर, तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से प्रारंभ होकर यह 26 नवंबर 1949 तक चलता रहता है। यह तीसरा वाचन चलता है। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक यह चलता रहता है। और संविधान तैयार करने का जिम्मा जिसको दिया गया था, यानी कि प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी को दिया गया था। हमारा जो संविधान था वह विभिन्न देशों का हिस्सा था। अमेरिका का था, ब्रिटेन का था, जर्मनी का था, रूस का था, कनाडा का था, फ्रांस का था, स्विट्जरलैंड का था। विभिन्न देशों से हमारा संविधान लिया गया है। और बेनेगल नरसिंह राव ने 3 प्रतियों में तैयार करके इसको प्रारूप समिति को दे दिया, यानी कि संविधान सभा को दे दिया। और संविधान सभा ने क्या किया कि उस प्रति को या उस प्रारूप को प्रारूप समिति को सौंप दिया। संविधान के प्रथम प्रारूप को प्रारूप समिति को सौंप दिया। इस प्रारूप समिति का कार्य था कि संविधान को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, क्योंकि जो संविधान वाद विवाद के दौरान तैयार किए गए थे, बहुमत से पारित किए गए थे संविधान सभा के अंतर्गत, वह इधर उधर बिखरे हुए थे। तो प्रारूप समिति का कार्य था संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जो बिखरे हुए हैं उनको क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना। और यह काम प्रारूप समिति के द्वारा किया गया। और इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान सभा का शिल्पी कहा जाता है, वास्तुकार कहा जाता है। जिस तरह से हम कोई मकान बनाते हैं या घर बनाते हैं तो हम सारे मकान के, यानी कि बिल्डिंग के मटेरियल लाकर इकट्ठा कर देते हैं और इंजीनियर आकर हमारा घर तैयार करता है,
यानी कि सब कुछ हमारा रहता है। और इंजीनियर क्या होता है कि अपने दिमाग से हमारी बिल्डिंग को तैयार करता है। तो इंजीनियर क्या होता है, हमारे घर का वास्तुकार होता है। इसी तरह से संविधान का भी वास्तुकार कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। यह संविधान जो है वह बी आर अम्बेडकर की मौलिक नहीं है, बल्कि संविधान जो पहले से ही था उन्हीं को क्रमबद्ध रूप से सजाया। और इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो लिया गया है हमारे संविधान का, वह 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है। भारत सरकार, जिसके द्वारा भारत सरकार संचालित हो रही थी, जिसके द्वारा भारत में शासन किया जा रहा था, उसी अधिनियम 1935 को भारत के संविधान के अंतर्गत लगभग 70% हिस्से को समाहित कर लिया गया है। इस तरह से हमारा भारतीय संविधान अंतिम रूप से तैयार होता है विभिन्न वाद विवाद के दौरान, प्रारूप समिति के द्वारा और फिर प्रारूप समिति के द्वारा 26 नवंबर 1949 को यह संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस संविधान को संविधान सभा के पटल पर 26 नवंबर 1949 को रखते हैं और फिर जितने सदस्य होते हैं, लगभग उस समय उपस्थित होते हैं 284 सदस्य। 284 सदस्यों ने इस संविधान के ऊपर इसी दिन हस्ताक्षर कर दिया। और जब 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है तो इसी दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया जाता है और इसके कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत कर लिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। जब हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार होता है तो उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद होते हैं, इतने अनुच्छेद होते हैं और 8 अनुसूचियां होती हैं, 8 अनुसूचियां होती हैं और 22 भाग होते हैं, 22 भाग होते हैं। यानी कि हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग होती हैं। और 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ हिस्से को अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391 और 392, 93, 94 इन अनुच्छेदों को इसी दिन लागू कर दिया जाता है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक जो होती है, यानी कि 12वां अधिवेशन जो होता है, वह 24 जनवरी 1950 को होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, यानी कि 12वां अधिवेशन होता है। और इसी दिन संविधान सभा में जितने भी उपस्थित सदस्य होते हैं, यानी कि 308 सदस्य इसमें उपस्थित होते हैं। 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान के प्रति पर हस्ताक्षर किए और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हो जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। प्रश्न यह पैदा होता है कि हमारा भारतीय संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, फिर इसको लागू करने में 2 महीने की विलंब क्यों हुई? यानी कि 26 नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2 महीना हो जाता है, तो 2 महीने की विलंब क्यों हुई? क्यों यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों नहीं इसको 1 जनवरी को लागू कर दिया गया? क्यों नहीं इसको दिसंबर में लागू कर दिया गया? संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करने के पीछे यह ऐतिहासिक तथ्य था कि जब 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन होता है। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का महाधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में घोषणा की जाती है कि हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर 1930 यानी कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। हर घर गली गली पर्चे बांटे जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती है, यानी कि प्रतीकात्मक रूप से स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है और यह क्रम चलता रहता है। प्रत्येक 26 जनवरी को यह क्रम चलता रहता है। 1930 से लेकर जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता है तब तक 26 जनवरी को कांग्रेस के द्वारा स्वाधीनता दिवस मनाया जाता रहा है।
इसीलिए इस तिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए, स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करने के लिए हमारा भारतीय संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस तरह से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इस तरह से भारतीय संविधान के निर्माण को मैंने आप लोगों को बहुत संक्षेप में बताया है, लेकिन सभी तथ्यों से अवगत करा दिया है। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा के गठन का उल्लेख कीजिए, जिसको मैं बता चुका हूं, उसको आप लिख सकते हैं। और इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उल्लेख कीजिए या विवेचना कीजिए। तो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट कीजिए और 26 जनवरी 1950 तक सारा विश्लेषण आप कर डालिए। यह है भारतीय संविधान का निर्माण। इसमें कितनी समितियां बनी, समिति के कौन कौन अध्यक्ष थे, कितने दिन लगे संविधान बनने में, कितने दिन लगे हमारा भारतीय संविधान बनने में, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है और लगभग 65 लाख रुपए इस पर खर्च किया जाता है। इस संविधान बनाने में करीब 65 लाख रुपए खर्च कर दिया जाता है। और इस संविधान निर्माण से इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आ जाता है कि भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था, तो पहले उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी और दूसरे उपाध्यक्ष थे टी कृष्णमचारी। यानी कि संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष होते हैं। पहले उपाध्यक्ष होते हैं हरेंद्र कुमार मुखर्जी, दूसरे उपाध्यक्ष होते हैं टी कृष्णमचारी। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि तिरंगे को कब अपनाया गया। तो भारतीय तिरंगे को ध्वज के रूप में, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। तो जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 26 जनवरी 1950 को ही अपना लिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान निर्माण से, भारत के संविधान निर्माण से विभिन्न क्वेश्चन बनते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, वगैरह वगैरह विभिन्न क्वेश्चन बनते हैं। तो आप भारतीय संविधान सभा के निर्माण को तैयार कर लीजिए, संविधान बनाने की प्रक्रिया को, यानी कि संविधान के निर्माण को तैयार कर लीजिए। इससे सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा संविधान का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।